चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2000 में दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपको बताऊंगा, जो कि आपका सेट नंबर 2 है। यानी कि इससे पहले मैं आपको सेट 3 बता चुका हूँ और सॉल्यूशन भी दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताने वाला हूँ हाई स्कूल परीक्षा 2021 और 22 के लिए जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि किसका है तो साइंस का होगा। आपका केवल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, यानी कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो पूर्णांक 70 मार्क्स का है। ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि निर्देश में दिया जा रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को, यानी कि जो परीक्षा देते हैं उन्हें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती हैं। तो सामान्य निर्देश भी पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स सामान्य निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपके समझ में आता है कि क्या क्वेश्चन पेपर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है, का खा एवं गा में किया गया है। सेकंड वाला है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर यानी कि विकल्प दिए गए हैं, जिसमें कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। और थर्ड वाला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए सभी अंक एक साथ यानी कि सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आपने खंड का को स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले आपको खंड का को ही यानी कि फिनिश करना होगा, अर्थात उसे ही पहले खत्म करना होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करना होगा सेकंड वाला। यानी कि नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और पांचवा है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया जाएगा। और जहाँ पर आपसे कहा जाए यानी कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा करना। तो फ्रेंड्स खंड का आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक यहाँ से अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा दर्पण है जो कि वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो इनमें से कौन सा दर्पण है जो कि वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आप सभी को पता होगा वह उत्तल दर्पण होता है, जो कि वस्तु से छोटा बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी कि खा वाला है, काफी महत्वपूर्ण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकाश के विकिरण के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हो तो हमें उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आकाश का जो रंग नीला होता है तो वह किसके कारण दिखाई देता है, तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु यानी किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक जो है वह 220 वोल्ट है, जो कि 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये 100 वाट होगी, या फिर 75 वाट होगी, या फिर 50 वाट होगी, या फिर 25 वाट होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आएगा। जब यहाँ पर 220 वोल्ट है तो यहाँ पर 100 वाट है, और जब यहाँ पर 110 वोल्ट है तो आपका यहाँ पर कितना वाट आना चाहिए। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। फिलहाल क्या आपको किस तरीके से करना है। V1 आपकी कितनी है, तो V1 आपकी 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए। और P1 आपकी यहाँ पर कितनी है, तो P1 आपकी यहाँ पर दी जा रही है 100 वाट, यानी कि 100 वाट दी जा रही है। आप सभी को पता होगा, यानी कि आपकी बी जो यानी पी इक्वल टू आप क्या होती है, तो V² होती है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है V² होता है। फिलहाल कि आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो, यानी कि R इक्वल टू आपका क्या होता है, तो V² यानी कि 220 गुणा 220 आपका यहाँ पर इस तरीके से आएगा। और बटे आपका क्या आएगा, यानी कि R यानी बटे में आपका P है, तो वह क्या किस तरीके से आ जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि 100 वाट है तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। 484 ओम आपका यहाँ पर पहले में आएगा। तो 484 ओम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। फिलहाल कि यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपको यहाँ पर समझना होगा। यानी कि पहला तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि R1 आपका जो आया, यानी कि R जो आया वह 484 ओम आया, यानी 484 ओम आपका फर्स्ट वाला R1 आ चुका है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट पर, यानी कि आपका यानी कि क्या है यहाँ पर B2 कितनी है आपके सामने, यहाँ पर B2 कितनी दी जा रही है, 110 वोल्ट है। तो आपको पता होगा, मैंने अभी भी आपको जो फॉर्मूला बताया है वो क्या है, नहीं B2 लिख लेते हैं पहले। तो 110 वोल्ट है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर दीजिए। और आपका यानी कि इसमें क्या निकालना है, तो P2
P2 निकालना है आपको। क्या निकालना है? तो P2 निकालना है। तो P इज इक्वल टू आपका क्या होता है? तो BI होता है। फिलहाल क्या आपको यहाँ पर B स्क्वायर अपॉन R रखना है, यानी B स्क्वायर अपॉन R रखना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या आ रहा है? B स्क्वायर, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना होगा B स्क्वायर आपकी कितनी है? तो 110 गुणा 110 आपको यहाँ पर लिखना होगा और बटे में आपको 484 लिखना होगा, यानी 484 लिखना होगा। तो आपका किस तरीके से आंसर आएगा? इस तरीके से आप यहाँ पर कर दीजिए, यानी कि 11 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फिलहाल कि आपका जो टोटल आएगा वह आएगा आपका यहाँ पर निकल कर 50 वाट, यानी कि क्या निकल कर आएगा? तो 50 वाट आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल कि आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 220 वोल्ट है तो 100 वाट है, जब 110 वोल्ट है तो आधा रहेगा, यानी कि 50 वाट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि लघु पतन के समय यानी परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड परिवर्तित नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 निरंतर परिवर्तित होता है। तो आपको यहाँ पर पता होगा लघु पतन यानी कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसके समय जब परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? यह आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य यानी कि पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य को दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, यानी कि उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उसके साथ साथ वह बहुत छोटे बनता है, यानी कि छोटा बनता है, अत्यंत सूक्ष्म यानी छोटा बनता है, जिससे हम यानी कि छोटी सी वस्तु यानी कि छोटे से एक यानी कि दर्पण में हम बड़े से बड़े यानी कि जगह का भी स्थान देख सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि क्या देते हैं? हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपके सामने 15 सेंटीमीटर यहाँ पर दी जा रही है। तो मैं आपको इसको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी है, यानी कि F इक्वल टू आपकी -15 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि अवतल लेंस की है इसलिए आपके 15 सेंटीमीटर माइनस का आएगा। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि वस्तु की दूरी आपको बताना होगी, यानी कि EU इक्वल टू आपको यहाँ पर निकालना होगी। वस्तु से लेंस से यानी कि लेंस की वस्तु की जो लेंस की दूरी है यानी कि वह कितनी है आपकी यहाँ पर कितनी दी जा रही है? 10 सेंटीमीटर आपके सामने दी जा रही है, यानी कि V इक्वल टू आपकी यानी कि कितनी सेंटीमीटर है? तो 10 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ पर लिखना होगी, क्योंकि यहाँ पर अवतल है इसलिए आपकी -10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा निकल कर। तो -10 सेंटीमीटर है, फिलहाल कि आपको यहाँ पर -10 सेंटीमीटर लिखना होगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ -10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी आपको निकालना होगा। तो पहले तो आपको क्या निकालना है? U निकालना है, यानी वस्तु की दूरी निकालना है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा 1F इक्वल टू आपका लेंस वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है 1 - B अपॉन 1 यानी कि 1/B -1/U होता है। तो आपका यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा? तो आपका यहाँ पर इस तरीके से इधर प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पर आपका 1/B - 1/F यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो 1/U आपका यहाँ पर 1/U आपका क्या आएगा निकल कर? तो 1/B माइनस यानी कि 1/B आपको यहाँ पर B कितनी दी जा रही है? तो B आपकी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दी जा रही है। तो आपका 15 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1/U आपको यहाँ पर निकालना होगी। तो U आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यानी कि F को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो आपका यहाँ पर F यहाँ पर माइनस का है, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिलहाल क्या आपका -1/, आपका 15 हो जाएगा और प्लस 1/10 हो जाएगा। तो आपका यानी 15 और आपका यहाँ पर 10 का जो एलसीएम आता है वो 30 होता है। फिलहाल क्या आपको यहाँ पर 30 लिखना होगा, बटे में आपका 15 दूनी यानी कि 2 एकम 2 आपका माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर 3 यानी कि आपका 1/30 यानी कि आपका जो आएगा तो 1/30 यानी कि जो आपकी जो यानी कि कोई वस्तु की जो दूरी आएगी वह आएगी -30 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वस्तु की जो दूरी होगी वह 30 सेंटीमीटर आ जाएगी निकल कर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी आपको निकालना होगा। तो आवर्धन क्या होता है आपको वो भी लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? तो आप सभी को पता होगा मानव नेत्र में वह निकट दृष्टि यानी कि वह दोष जिसमें कि निकट दृष्टि दोष भी हो और दूर दृष्टि दोष भी हो, इस ऐसे दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि जिसमें दोनों ही दोष पाए जाते हैं उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका हम निवारण करते हैं द्विफोकसी उत्तल और अवतल लेंस से। आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो इसका पूरा थ्योरेटिकल मैं आपको आंसर लिखकर भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। तीसरे का वाला क्वेश्चन है, यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम होता है, एवं जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है तो जाए तुल्य प्रतिरोध आपका 4 ओम हो जाता है। तो चालकों के प्रतिरोधों की आपको गणना करना है। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है। का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्पष्ट करना है आपको। पहला वाला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। सेकंड वाला है यानी कि क्यों नहीं किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा श्रेणी क्रम में करते हैं तो आपका यानी कि बिल भी ज्यादा यानी कि आपका जो बिजली खर्च होगी वह भी ज़्यादा होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में काफ़ी यानी कि काफ़ी
जोड़े जाते हैं। फिलहाल कि आपको यहाँ पर लिखना होगा, इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट वाला है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको यह भी लिखना होगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु, यानी कि लंबाई का कोई वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति व साइज भी आपको निकालना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिसके यानी कि जिसका उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब एक वास्तविक हो या फिर आभासी हो, तो आपको यह भी लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार ये पक्का फंसेगा। नेक्स्ट वाला है कि विद्युत मोटर का नामांकित आपको आरेख बनाना है, इसका सिद्धांत और कार्य विधि भी आपको स्पष्ट करना होगी। और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का आपको क्या महत्व है, आपको यह भी बताना होगा। अथवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या अभिप्राय है, प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार यानी किस प्रकार की निर्धारित की जाती है, आपको वह भी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, खंड का आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स का वाला क्वेश्चन आ चुका है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यानी कि फिर यह तत्व है, तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा कैल्शियम आएगा, या फिर कार्बन आएगा, या फिर सिलिकॉन आएगा, या फिर लोहा आएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कैल्शियम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो 7 होती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। थर्मेट अभिक्रिया, यानी कि थर्मेट अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित आपको समझाना होगा। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर को यानी कि उदाहरण सहित समझाना है आपको। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत तथा सीमाएं भी आपको लिखना होंगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 7 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम आपको बताना होंगे। पहला वाला सेकंड वाला आ चुका है। नेक्स्ट वाला है कि एथनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा आपको सहित समझाना होगा। क्वेश्चन 8 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला वाला है कार्बनिक यौगिकों में दहन या फिर फ्लोरीन या फिर संक्षारण या फिर विकृत गंधिता। नेक्स्ट वाला है अथवा वाला है मिसेल, हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना, अवक्षेपण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन पे सभी पे आपको टिप्पणी लिखना होगी। गा वाला आपका खंड आ चुका है, यानी कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्म जल यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल यानी कि तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो धूप वाले दिन नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन नहीं कर सकते हैं, पवनों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी बादलों वाले दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है तो वह क्या है, तो आप सभी को पता होगा, यानी कोयला है जो कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट वाला है इनके खादिन, यहाँ पर कह रहा है खादिन एवं नाड़ी जल संग्रहण कहाँ स्थित होता है, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो आपको इसका भी आंसर देना होगा। फिलहाल क्या आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका वाला क्वेश्चन आ चुका है। पौधों में वातरंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख आपको करना होगा और मनुष्य के हृदय को दायां व बायां भागों में बंटवारे से होने वाले लाभ का आपको वर्णन करना है। क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना यानी कि हटाना संभव है, या फिर ऑप्शन नंबर यानी 11वें का वाला क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाएं अथवा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, आपको यह भी लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, आपको वो भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर वाला है यहाँ पर कह रहा है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया को आपको समझाना है। यह भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है, बेजैव जिसमें विकास प्रकरण के विषय में क्या दर्शाते हैं, आपको यह भी बताना होगा। मानव हृदय की अनुदैर्घ्य यानी कि अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन करना है तथा तैर की सहायता से सूर्यदृश्य संचरण का मार्ग निर्देश यानी प्रदर्शित भी करना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है मानव यानी कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा शुद्धांत में होने वाली पाचन क्रिया के अभी आपको वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।